गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक 2। आप लोग हेडिंग लिखो कंपनी। पार्टनरशिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनी। इसमें बेसिकली दो मेन टॉपिक्स होते हैं, एक शेयर्स और एक डिवेंचर्स। शेयर्स आपका आएगा 13 to 14 मार्क्स, डिवेंचर्स आएगा 6 to 7 मार्क्स। आज हमने स्टार्ट करना है शेयर्स, बट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शेयर्स और डिवेंचर्स होते क्या हैं। देखो 11th में आपने जब अकाउंट्स की थी तो आपने किया था सोल प्रोप्राइटर के ऊपर, अकेला बिजनेसमैन, उसमें फंड्स लिमिटेड चाहिए होते हैं। फिर 12th में आपने पढ़ी पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो फंड्स अपने आप बढ़ जाते हैं क्योंकि दो तीन लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपनी, जिसमें काम होता है बड़े लेवल पे, तो फंड्स भी ज्यादा चाहिए होते हैं। अब ये फंड्स कहां से आएंगे वो डिस्कस करते हैं। देखो फंड्स लाने के दो तरीके हैं, या तो आप कैपिटल लगा दो या आप उधार ले लो, या तो अपना पैसा लगा लो या लोन ले लो। अब कैपिटल कैसे लगाई जाती है कंपनी में वो देखो। एक होता है मालिक का पैसा। इंडिया में सबसे फेमस कंपनी कौन सी है इस टाइम पे? रिलायंस। तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। रिलायंस का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। दो ब्रदर्स हैं, मुकेश और अनिल। हम मुकेश की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, इसने अपनी कंपनी में एटलीस्ट 51% शेयर्स खरीदे होते हैं, ठीक है। 51% शेयर्स ये अपने पास रखते हैं। क्यों? ताकि कंपनी का मेजर होल्ड इनके पास रहे। वो 60 भी रख सकते हैं, 70% भी रख सकते हैं, बट कम से कम 51% रखेंगे। और इनको बोलते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन, ठीक है। बाकी के 49% शेयर्स वो पब्लिक को ऑफर करते हैं। पब्लिक को बोलेंगे कि आप लोग आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। मान लो रिलायंस का एक शेयर 500 रुपीज का है, 500 रुपए का। आप 2 खरीदो, 10 खरीदो, 20 खरीदो, आपकी चॉइस। जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं आप लोग आपस में खरीद सकते हो। अब मान लो आपने 20 शेयर्स खरीद लिए, किसी ने 100 शेयर्स खरीद लिए, तो इनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। आप लोग भी कंपनी के मालिक हो, बट फर्क ये है कि आप मालिक हो बस 2% या 3% शेयर से। आपकी चलेगी नहीं, चलनी तो इन्हीं की है, ठीक है। मान लो कोई डिसीजन हो रहा है और एक मीटिंग बुलाई गई है, आप सारे शेयर होल्डर्स आए हो, आपका वोट लिया जाएगा, या तो आप हैंड रेस कर दो या फिर टैप कर दो टेबल पे, बट एट दी एंड डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसमें मेन कौन है? अंबानी जी। तो चलेगी तो इन्हीं की, राइट। तो पैसा कहां से आता है? इस तरीके से, शेयर से। या तो मुकेश अंबानी अपना पैसा लगाएगा, मेजर शेयर होल्डर, और थोड़ा बहुत पैसा पब्लिक से ले लेगा। या तो कैपिटल लगा दो या फिर लोन ले लो। अब लोन कैसे लिया जाता है? एक तो होता है बैंक लोन, बैंक से लिया जाता है, और एक लोन होता है जो पब्लिक से लिया जाता है। वो कैसे? पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं डिवेंचर्स। जैसे शेयर्स होते हैं ना, वैसे डिवेंचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। तो आप लोग डिवेंचर्स खरीदो और आप लोग बन जाओगे डिवेंचर होल्डर, ठीक है। यहां पे शेयर होल्डर बने थे, यहां पे बन जाओ डिवेंचर होल्डर। अब इसमें क्या फर्क है? यहां पे आपको मिलेगा एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, हर साल 9%, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, और एक फिक्स टाइम होगा, सपोज 3 इयर्स, 5 इयर्स। इस टाइम के बाद आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। यहां पे आप मालिक नहीं बन रहे हो, यहां पे आपने उधार दिया है, आप हो लेंडर, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, और 3 से 5 साल के बाद पैसे वापस, वो टाइम बताया होगा। यहां पे क्या होता है? शेयर होल्डर्स में आप मालिक बन रहे हो, भले ही छोटे से मालिक हो। यहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहां आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। आप मालिक हो, आपके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, आपके पैसे बस इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, तब वापस किए जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो अपने शेयर्स बाहर बेच सकते हो मार्केट में, वो आपकी चॉइस है, बट कंपनी पैसे वापस नहीं करेगी, यहां पे वापस कर देगी, ठीक है। तो ये था एक बेसिक आइडिया, ये लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स।
ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी 12th की अकाउंट्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसकी है, 13 to 14 मार्क्स। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंथी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, तो इसको बहुत अच्छे से करना क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है। स्टार्ट करें। अब शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स होते हैं घर वाले, मान लो ये घर वाले हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं घर के दामाद, मतलब सन इन लॉ। ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर्स घर वाले और प्रेफरेंस शेयर्स घर के दामाद। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखते हैं। मान लो आज आपके घर में डिनर है, ठीक है, कोई पार्टी रखी है, डिनर है, और दामाद जी को बुलाया है, और घर में बना है शाही पनीर। तो आप बताओ, सबसे पहले आपको ऑफर किया जाएगा, आप घर वाले हो, या फिर दामाद जी को ऑफर किया जाएगा? सबसे पहले ऑब्वियसली दामाद जी को ऑफर करेंगे, रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है उनको। तो वैसे ही कंपनी में जब प्रॉफिट्स होते हैं, तो जब डिविडेंड मिलना होता है, सबसे पहले इनको मिलता है। डिविडेंड में सबसे पहला हक इनको होता है, फर्स्ट इनको मिलेगा डिविडेंड, उसके बाद कुछ बच गया, जो बचा हुआ होगा वो इनको मिलेगा आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, मतलब पहले दामाद जी खा लें और फिर जो बच जाएगा वो घर वाले खाएंगे। ज्यादा बच गया तो ज्यादा खा लेना, कम बचा तो कम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने स्टडीज के लिए यूएसए जाना है और इसके ऊपर डिसीजन लिया जाना है घर में बैठ के। तो आप बताओ, डिसीजन आप लोग लोगे जो घर वाले हैं, या दामाद जी को बुलाया जाएगा कि सर आप बताओ जाए कि ना जाए? जब डिसीजन लेना होता है तो मोस्टली डिसीजन हम खुद ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब डिसीजन कौन लेगा? घर वाले, दामाद जी को नहीं बुलाते। तो वैसे ही कंपनी में जब डिसीजन लेना होता है तो इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और इनको मोस्टली केसेस में नहीं मिलते, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलते। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले पैसे किसके रिटर्न होंगे ये सोचना है, इक्विटी के या प्रेफरेंस के? सबसे पहले पैसे रिटर्न होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। जो पैसे बच जाते हैं तब इनके रिटर्न होते हैं। ठीक है, वाइंड अप में सबसे पहले इनके रिटर्न होंगे, फर्स्ट रिटर्न इनका होगा फंड्स का, आफ्टर दैट इनका होगा आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, वैसे तो आप डिफरेंस बुक से कर लोगे, ये जैसे आइडिया देना था आपको, राइट। दूसरी बात, अब हम जब कंपनी पढ़ रहे हैं तो आप बताओ, जब हम शेयर्स निकालेंगे मार्केट में तो हम प्राइवेट कंपनीज के लिए पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे प्राइवेट कंपनी के लिए हैं या पब्लिक कंपनी के लिए हैं? सोचो, जस्ट फॉर योर नॉलेज, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो आप पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हो। रीजन, प्राइवेट कंपनी तो शेयर्स निकालती ही नहीं मार्केट में, वो तो अपने प्राइवेट ओनर्स को ही शेयर देते हैं, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ये बेसिकली आप पब्लिक कंपनीज के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, यहां तक लिख लो, फिर आगे करते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे, आप तो लिखो, नेम द वेरियस कैपिटल्स ऑफ द कंपनी। नेम द वेरियस कैपिटल्स ऑफ द कंपनी। नंबर 1, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल ब्रैकेट में नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, इसका मीनिंग होता है कि हमने मैक्सिमम शेयर्स कितने रखने हैं। सपोज आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और आप लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हो कि हमें इतने फंड्स चाहिए। ठीक है, इमेजिन करो आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमें 10 लाख शेयर्स निकालने हैं और हर एक शेयर होगा 10 रुपीज का। 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अगर एक शेयर 10 रुपीज का है तो 10 लाख शेयर्स कितने के हो गए? 1 करोड़। आपको लग रहा है इतने फंड्स काफी होंगे, तो आपने ये लिखवा दिया अपने ऑथोराइज कैपिटल में, मतलब हम मैक्सिमम इतने शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर 2, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ब्रैकेट में ऑफर्ड कैपिटल। ऑफर्ड कैपिटल
अब बहुत ध्यान से सुनना, आप मैक्सिमम 10 लाख शेयर्स निकालोगे, ठीक है, बट क्या ये जरूरी है कि सारी रिक्वायरमेंट आपको स्टार्टिंग में ही हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। मान लो अभी आपको ज्यादा फंड्स नहीं चाहिए, लिमिटेड चाहिए, तो आपने मार्केट में निकाले 8 लाख शेयर्स, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। मतलब हमने कितने शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, ठीक है, ये हमारी चॉइस है। हम 7 लाख भी कर सकते हैं, 6 लाख भी कर सकते हैं, बट हाँ ऑब्वियसली 10 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। या तो 10 लाख शेयर निकाल सकते हो या कम, ठीक है। तो जितने आपने मैक्सिमम रखे हैं या तो उतने निकालोगे या उससे कम निकालोगे। तो इशूड कैपिटल ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकता। नंबर 3, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब मान लो आपने 8 लाख शेयर्स निकाले, तो क्या ये जरूरी है कि पब्लिक उतने शेयर्स लेने आ भी जाएगी? ये तो कंपलसरी नहीं है। सपोज पब्लिक आई फॉर 7,50,000 शेयर्स, पब्लिक ने इतने शेयर सब्सक्राइब किए, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो सब्सक्राइब मतलब जो लोगों ने लिए। तो या तो ये 8 लाख हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। मान लो ज्यादा पब्लिक आ भी गई तो भी आप दे थोड़ी पाओगे। आप मैक्सिमम कितने शेयर दे सकते हो? 8 लाख, जितने आपने अभी निकाले हैं। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है या तो वो इशू के बराबर होगा या कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में 2 सब पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, बी पार्ट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। इसका क्या मीनिंग है? मान लो 7,50,000 शेयर होल्डर्स है, उसमें से 7 लाख शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 10 रुपीज आपके दे दिए, पूरी पेमेंट कर दी। दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ठीक है। और 50,000 शेयर्स ऐसे आए जिन लोगों ने अभी पूरी पेमेंट नहीं करी, मान लो 8 रुपीज पे करी, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। अभी मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इसके बाद नंबर 4, रिजर्व कैपिटल। ये बहुत ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिए, बट कंपनी ने इंटेंशनली कम पैसे मंगवाए, पूरे पैसे नहीं मंगवाए। कंपनी ने 8 रुपीज मंगवाए और 2 रुपए छोड़ दिए, 2 रुपीज छोड़ दिए कि हम बाद में मंगवाएंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी। ऐसा क्यों? कल को जब कंपनी वाइंड अप होगी तो हमें पेमेंट्स करनी होगी क्रेडिटर्स की, तब हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उस टाइम ये पैसा मंगवाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। मतलब अपनी कैपिटल को रिजर्व करके रख लिया कि अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा तो मंगवा लेंगे, ठीक है। यहां तक एक बार रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग लिखो, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। सपोज आपने 1 लाख शेयर्स निकाले, आपकी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, तो कम से कम कितनी सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए तभी कंपनी स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है। सपोज आपने 1 लाख शेयर्स निकाले, तो मिनिमम कितने सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए पब्लिक के थ्रू, तभी आपकी कंपनी स्टार्ट हो पाएगी, एल्स नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर है 90%। अगर कंपनी शेयर्स निकालती है तो पब्लिक कम से कम 90% अप्लाई करे, तभी आप स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका आंसर है 90% एप्लीकेशंस मस्ट बी रिसीव्ड ऑफ इशूड कैपिटल। मतलब जितने शेयर्स ऑफर किए हैं उसकी 90% एप्लीकेशन तो आनी चाहिए, तभी आपकी कंपनी स्टार्ट हो पाएगी एज पर रूल्स। अब डाउट आता है कि सर अगर हमारी न्यू कंपनी है, हमें कोई जानता ही नहीं, तो 90% एप्लीकेशन कैसे आएगी? तो क्या हमारी कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? मान लो कम एप्लीकेशन आई तो बाकी ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स होते हैं, आपके शेयर्स वो ले लेंगे, ठीक है। ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो शेयर्स को सेल करवाने में हेल्प करते हैं, आपसे कुछ चार्जेस लेंगे। और अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो आपके शेयर्स खुद ले लेते हैं,
जो शेयर्स पब्लिक नहीं लेगी वो शेयर्स अंडर राइटर्स ले लेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए कमीशन लेंगे, बट कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट रूल याद रखना 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए कैसे भी करके। उसके बाद सपोज आपने शेयर्स ऑफर किए 10,000, सपोज आपकी कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए 10,000 और एप्लीकेशंस आ गई 10,000, बिल्कुल इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। दैट इज अ केस ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स निकाले उतने ही लोग आ गए, दैट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। एक बात बताओ, अगर 10,000 शेयर्स निकाले और 10,000 एप्लीकेशन आ गई तो क्या आप किसी को मना करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो इसको बोलते हैं नो रिजेक्शन। यहां पे हम किसी को मना नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज 10,000 शेयर्स निकाले और 12,000 आ गई, ठीक है, लोग आ गए 12,000 शेयर्स लेने, तो दैट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर निकाले बट एप्लीकेशन आ गई 12,000, क्या आप सबको शेयर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, आपके पास है ही 10,000, तो यहां पे हमें कुछ लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो दैट इज अ केस ऑफ रिजेक्शन। यहां कुछ लोगों को मना करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज 10,000 शेयर्स निकाले बट 9,000 आए, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या आप यहां पे किसी को मना करोगे? चांस ही नहीं बनता। या तो आप हाथ जोड़ के शेयर दोगे कि सर ले लो, अच्छी बात है, एक तो कोई आ रहा है, उसको कैसे मना करोगे? तो यहां पे रिजेक्शन नॉट पॉसिबल, नो रिजेक्शन। यहां तो आप उस पोजीशन में हो भी नहीं, ठीक है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम शेयर्स निकालते हैं तो 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए कैसे भी करके, तभी कंपनी स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है। 10,000 शेयर निकालते हैं और उतनी ही एप्लीकेशन आ गई तो इक्वल सब्सक्रिप्शन, ज्यादा आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन, और कम आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले ये लिख लो। अब हेडिंग लिखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे। कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर इज कॉल्ड फेस वैल्यू। कॉस्ट ऑफ शेयर इज कॉल्ड फेस वैल्यू स्लैश नॉमिनल वैल्यू। इसका मीनिंग ये है, सपोज आपने कंपनी स्टार्ट करी और शेयर्स ऑफर करने हैं। आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा एक शेयर 10 रुपीज का होगा, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। और अगर आपने डिसाइड किया हमारा एक शेयर 20 रुपीज का होगा, तो वो होगी उसकी फेस वैल्यू, ठीक है, मतलब उसकी कॉस्ट, शेयर का प्राइस। अब उसमें भी दो टाइप्स में होते हैं। देखो, इशू ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर्स इशू करते हो तो दो तरीके होते हैं। एक होता है एट पार, PAR, और एक होता है एट प्रीमियम। शेयर्स को इशू करने के दो तरीके होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। इसका क्या मीनिंग है? पार का मतलब होता है 10 रुपीज का शेयर है तो हम 10 रुपीज में ही आपको दे रहे हैं। 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में आपको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट पार। जितने का शेयर है उतने में दे रहे हैं, ठीक है। जितनी फेस वैल्यू थी, इशू प्राइस भी वही है। एक होता है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट। 10 का शेयर आपको 12 में मिलेगा। शेयर तो 10 का है लेकिन आपको मिलेगा 12 में। 2 रुपीज कंपनी के पास जाएंगे, वो उनकी इनकम, मतलब आपको शेयर हम दे रहे हैं महंगे में, 10 का शेयर 12 में दे रहे हैं। ऐसा कब होगा? जब कंपनी की वैल्यू काफी अच्छी है मार्केट में, कंपनी अपना शेयर महंगे में दे रही है आपको, ठीक है। कंपनी को पता है कि तब भी आप लोग ले लोगे क्योंकि कंपनी की वैल्यू है। आप लोगों को पता होगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो हमें डिविडेंड अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी 10 का शेयर अगर 12 में देगी, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट। अब इसके बाद लिखेंगे नेम दी वेरियस कॉल्स या फिर इंस्टॉलमेंट्स। नेम दी वेरियस कॉल्स या फिर इंस्टॉलमेंट्स।
अब देखो, जब कंपनी ने शेयर्स निकाले, ठीक है, सपोज 10 रुपीज का शेयर निकाला और काफी सारे शेयर होल्डर्स आ गए, तो जरूरी नहीं है कि सारे पैसे एक साथ मंगवाने हैं। कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है, टुकड़ों में मंगवा सकती है, ठीक है। कितनी इंस्टॉलमेंट्स होती है, लेट्स सी। सबसे पहली होती है ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन। सेकेंड होती है ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट ऑन फर्स्ट कॉल, फिर इसके बाद ऑन सेकंड कॉल, फिर इसके बाद थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो बेसिकली ये कंपनी की चॉइस है। कंपनी इन 5 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा सकती है। कैसे? मान लो 10 रुपीज का शेयर है, तो 2 रुपीज यहां मंगवा लिए, ठीक है, 1 रुपी यहां मंगवा लिया, फिर 2 रुपीज यहां मंगवा लिए, फिर 3 यहां मंगवा लिए और 2 यहां। तो ये अपने अकॉर्डिंग शफल कर सकते हैं इस अमाउंट को। तो कंपनी की चॉइस है, या तो वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा दे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट 5 है, ठीक है। या फिर कंपनी की चॉइस है वो एक कॉल में सारा मंगवा ले, एक ही बारी में पूरा अमाउंट मंगवा ले, तो मिनिमम 1 है, ठीक है। इसके बीच में आप 2 इंस्टॉलमेंट में मंगवाओ, 3, 4 आपकी मर्जी, 5 से ज्यादा नहीं होंगी और मिनिमम तो 1 है, ठीक है। ये लिख लो और यहां पे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट डन। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। अब आप लोग हेडिंग लिखो, इक्वल सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन। इट मींस जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए उतनी एप्लीकेशंस आ भी गई, ठीक है, बिल्कुल इक्वल एप्लीकेशंस आ गई। एग्जांपल नंबर 1, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड invited applications for 1 lakh, for 1 lakh equity shares, for 1 lakh equity shares of rupees 10 each at par, of rupees 10 each at par. I repeat, Reliance India Limited invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each at par. Full stop. Amounts were payable as under. Amounts were payable as under. On application 2, उन्होंने अलग अलग कॉल्स पे मांगे, एक साथ सारे पैसे नहीं मांगे। On application 2, on allotment 3, on first call 1, on second call 2, on third and final 2, on third and final 2। एक बार चेक कर लो मिला के 10 बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, ठीक है। आगे, पब्लिक अप्लाइड ऑल द शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड ऑल द शेयर्स। सारी एप्लीकेशन आ गई, मतलब इक्वल सब्सक्रिप्शन। 1 लाख शेयर निकाले, 1 लाख एप्लीकेशन आ गई। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। सारे पैसे मांगे गए और सारे पैसे आ भी गए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो और फिर स्टार्ट करते हैं। अब ये समझने से पहले आपको डीडीए फ्लैट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा गवर्नमेंट डीडीए फ्लैट्स निकालती है। अब उसमें होता क्या है, सपोज गवर्नमेंट ने 10,000 फ्लैट्स निकाले 1 अप्रैल को। डीडीए फ्लैट्स का क्या फायदा होता है, जो फ्लैट आपको मार्केट में 90 लाख का मिल रहा है, मान लो जो फ्लैट आपको मार्केट में 90 लाख का मिल रहा है, डीडीए में वही फ्लैट 50 to 55 लाख में मिल जाएगा, मतलब काफी सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो मान लो गवर्नमेंट ने 10,000 फ्लैट्स निकाले और लोग आ गए 5 लाख कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए।
तो अब गवर्नमेंट कैसे देगी फ्लैट्स? इसके लिए होता है लकी ड्रॉ। तो वो कैसे होगा? गवर्नमेंट सबसे पहले आपको बोलेगी कि आप लोग एक फॉर्म भरो, एप्लीकेशन फॉर्म। सारे लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और कुछ एडवांस मांगेगी चेक करने के लिए कि आपको फ्लैट लेना नहीं है या ऐसे ही भर रहे हो। तो मान लो गवर्नमेंट ने बोला 3 लाख एडवांस दे दो, ठीक है। अगर आप 50 लाख का घर लेने आए हो तो 3 लाख तो एडवांस दे सकते हो ना। तो गवर्नमेंट आप लोगों से एप्लीकेशन भरवाएगी और 3 लाख एडवांस ले लेगी। अब आप बोलोगे सर अगर लकी ड्रॉ में हमारा नंबर नहीं आया तो आपके पैसे वापस, गवर्नमेंट आपके पैसे नहीं रखेगी। अगर आपका नंबर आ गया लकी ड्रॉ में तो वेल एंड गुड, आपको घर मिलने के चांसेस हो जाएंगे। बट मान लो नंबर नहीं आया तो आपके 3 लाख वापस कर देंगे। 1 महीने का टाइम लगता है बट कर देंगे। अब जिनका नंबर आ गया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मान लो 50 लाख का घर है, ठीक है, एग्जैक्ट 50 लाख, 3 लाख तो आपके आ चुके हैं एप्लीकेशन के साथ, तो वो माइनस हो जाएंगे और बाकी कितने रह गए? 47 लाख। 47 लाख आपसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए जाएंगे, ठीक है। दोबारा सुनना, सबसे पहले गवर्नमेंट ने 10,000 फ्लैट्स निकाले, अनाउंस कर दिया कि फ्लैट्स निकाल रहे हैं। 5 लाख लोग आ गए घर लेने, तो गवर्नमेंट एप्लीकेशन भरवाएगी, ठीक है, लकी ड्रॉ होगा और 10,000 को मिल जाएगा घर। तो जिनसे एप्लीकेशन भरवाई उन सबसे 3 लाख एडवांस ली, तो जिनको घर मिल गया उनके तो 3 लाख आ चुके हैं, तो बाकी कितने रह गए? 47 लाख। वो गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाएगी, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कभी 6 लाख, वो सब पहले से मेंशन होता है। और जिनको घर नहीं मिला उनके 3 लाख वापस, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, फिर आपको शेयर्स आराम से समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। रिलायंस ने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए, ठीक है। अब रिलायंस को नहीं पता कि कितने लोग आने वाले हैं, तो सबसे पहले शेयर्स ऑफर किए जाते हैं और आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। अभी शेयर मिलेगा नहीं, अभी आप लोगों ने बस अप्लाई करना है कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो रिलायंस ने 1 लाख शेयर निकाले और 1 लाख एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। 2 रुपीज रखा एप्लीकेशन अमाउंट, मतलब जो स्टार्टिंग अमाउंट रखा 2 रुपीज, कि आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको शेयर मिल गया तो बाकी के 8 रुपए रह जाएंगे, और अगर शेयर नहीं मिला तो आपके 2 रुपए वापस, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आई 2 रुपीज के हिसाब से, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए आए, टोटल कितने आ गए? 2 लाख। तो बेसिकली पैसा आया, और जब पैसे आते हैं तो इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ रहे, तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए आ गए जो लोगों ने अप्लाई किए, तो 2 लाख के हिसाब से ये एंट्री हो जाएगी। अब देखो इसका रूल क्या लगा। सबसे पहले पैसे आए, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए, ठीक है। और अभी हमने शेयर्स दिए ही हैं, अभी तो बस एप्लीकेशन भरवाई है, उसके बाद शेयर्स देने में टाइम लगता है, पूरा प्रोसेस होता है, 2 से 3 वीक्स लग जाते हैं। तो अभी बस पैसा आया है, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों? या तो इसके बदले शेयर दोगे या पैसे वापस दोगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने डीडीए फ्लैट्स में अप्लाई किया था, तो जब स्टार्टिंग में पैसे दिए थे वो सारे पैसे गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी थे, वापस भी तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया इंक्रीज इन एसेट, पैसा आ गया, और ये इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि अभी आपने शेयर्स दिए नहीं, ठीक है। आगे, when application money is transferred to share capital account, और 3 वीक्स के बाद कंपनी ने शेयर्स बांटे। जितने लोग आए थे पूरे शेयर्स मिल जाएंगे, क्योंकि 1 लाख शेयर्स निकाले हैं और 1 लाख लोग आए हैं, तो इन शॉर्ट सबको मिल जाएगा, किसी को भी वापस नहीं करना, ठीक है, किसी के पैसे वापस नहीं करने, सबको शेयर्स मिल जाएंगे। तो अब कंपनी आपको लेटर भिजवाएगी या इन्फॉर्म करेगी मेल के थ्रू कि सर अब आपको हम मालिक बना रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब लायबिलिटी खत्म, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब लायबिलिटी खत्म, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, और अब आपको मालिक बना रहे हैं। मालिक का पैसा मतलब कैपिटल। अब आपका पैसा
कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। दोबारा देख लो, सबसे पहले तो पैसे आए, ठीक है, उस टाइम बस आप लोगों ने अप्लाई किए, अभी शेयर मिले नहीं है, तो कंपनी बोलेगी एसेट आ गया और लाइबिलिटी आ गई। फिर 2-3 वीक्स के बाद कंपनी आपको शेयर देगी, तो लाइबिलिटी खत्म और मालिक का पैसा शुरू, कैपिटल शुरू। अगर आप दोनों एंट्रीज को कंबाइन करो तो ये क्या बनी? एक बनी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी बनी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट हो गया, क्या बचा? बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, 11th में आपने सीखी हुई है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री भी तो यही होती है, कैश या बैंक टू कैपिटल। तो जब एज एन ओनर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, यही तो एंट्री होती है। तो यहां पे तो यही हुई, दोनों मिला के यही तो एंट्री बनी, बस शेयर कैपिटल आ गया जो कि ये कंपनी। ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बट उससे पहले भी डीडीए फ्लैट की तरफ वापस जाते हैं। देखो, आपने डीडीए फ्लैट अप्लाई किया था और आपने 3 लाख दिए थे शराफत से, अपने आप दिए थे, उसके लिए तो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट ही नहीं होगी। ठीक है, मान लो आपका फ्लैट आ गया। अब आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचना कि अगली बार क्या आप पेमेंट खुद करने जाओगे या पहले गवर्नमेंट का रिमाइंडर आएगा कि सर 5 लाख ड्यू है, दे दो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपको ये सोचना है कि जो अगली पेमेंट है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, क्या आप खुद पे करने जाओगे या गवर्नमेंट आपसे मांगेगी उसके बाद आप पे करोगे। देखो, वी आर इंडियंस एंड हमारी एक इमेज है जो हमें प्रोटेक्ट करनी होती है। हम कभी भी पेमेंट अपने आप नहीं करते, पहले सामने वाली पार्टी मांगेगी और फिर करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में यही होता है रियलिटी में, पहले गवर्नमेंट आपको रिमाइंडर भेजती है, लेटर भेजती है या मेल भेजती है, उसके बाद आप पे करते हो अगले इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वैसे ही कंपनी में होगा। पहली बार तो हमने खुद अप्लाई कर लिया था क्योंकि हमें शेयर चाहिए था, अब तो हमें शेयर मिल चुके हैं, सेकेंड एंट्री में हम मालिक बन चुके हैं। अब अगली इंस्टॉलमेंट हम खुद नहीं देंगे, पहले कंपनी मांगेगी और फिर पे करेंगे। ठीक है, कैसे? याद रखो, व्हेन अलॉटमेंट मनी फॉल्स ड्यू, अगली कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट, 3 रुपीज की। तो पहले कंपनी आपसे मांगेगी, आपको रिमाइंडर भेजेगी कि सर अलॉटमेंट ड्यू हो चुकी है, प्लीज पे कर दो। तो कंपनी एंट्री करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे? यहां देखना, कंपनी बोलेगी कि सर 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए ड्यू हो चुके हैं, मतलब हमारे बनते हैं लेने। तो 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए कितने होते हैं? 3 लाख। कंपनी आपसे 3 लाख मांग रही है, तो ये कंपनी के लिए हो गया एसेट, क्योंकि आप कंपनी का हक कह लेना, टाइम आ चुका है और ये पैसा कंपनी को कहां डालना है? कैपिटल में। तो इक्विवेलेंट अजम्पशन कहती है जिस टाइम की इनकम है, जिस टाइम का एक्सपेंस है, उसी टाइम दिखा दो। ठीक है, तो जिस टाइम की एंट्री है उसी टाइम दिखा देंगे, क्योंकि अब कंपनी मांग सकती है, डेट आ चुकी है। फिर 1 वीक के बाद आप लोग पे करोगे। ठीक है, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, 1 हफ्ते बाद पैसा आएगा, तो उसमें क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये एसेट खत्म, जो मांगने का हक था वो आ गया पैसा, तो एसेट खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 3 लाख। अब कंपनी बोलेगी कि सर पैसा आ गया और एसेट खत्म। ठीक है, इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सेकंड है बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट हो गया, तो क्या बचा? बैंक टू शेयर कैपिटल। अगर आप ध्यान से देखो, फिर से वही बात आ गई, पैसे आ गए और मालिक का पैसा है, इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, दोनों एंट्रीज का कॉम्बिनेशन वही बनेगा, बस फर्क क्या है?
पहली बार पैसे अपने आप आते हैं, ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन भरते हो अपने आप, बट अगली बार अपने आप नहीं आएंगे, पहले कंपनी मांगेगी और फिर आएंगे, ठीक है। तो जहां पे फर्स्ट एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, आपने अपने आप दिया था, यहां पे वो दूसरी एंट्री बन चुकी है, ठीक है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, लिख लो। अब आपको ये सोचना है डीडीए फ्लैट की जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी, क्या वो आप अपने आप पे करोगे या फिर से पहले गवर्नमेंट मांगेगी? भाई सीधी सी बात है, जब हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट अपने आप पे नहीं करी तो थर्ड को पे करेंगे, ठीक है, फिर से पहले गवर्नमेंट मांगेगी और उसके बाद हम पे करेंगे, वैसे ही कंपनी में होगा। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है पहले कंपनी मांगेगी और फिर हम पे करेंगे, हमेशा ऐसे ही चलेगा। बस पहली बार एप्लीकेशन के टाइम अपने आप पे करा था हमने, अब हम कभी भी अपने आप पे नहीं करेंगे, जो अपनी आदत है, हैबिट है, उसको चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो फिर से पहले कंपनी को मांगने दो, कंपनी बोलेगी कि सर फर्स्ट कॉल ड्यू हो चुकी है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी बोलेगी कि सर 1 लाख शेयर्स पे 1 रुपी हमें लेना है, 1 लाख शेयर्स पे 1 रुपी, ये होता है पूरा 1 लाख। कंपनी आपसे मांग रही है तो कंपनी के लिए एसेट और कैपिटल में ट्रांसफर करना है ये पैसा, ठीक है। फिर 1 वीक के बाद आप लोग पैसे दोगे, तब क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कंपनी के पास पैसा आ गया और अब वो एसेट खत्म, ठीक है, तो ये आ गया 1 लाख। फिर से दोनों एंट्रीज को क्लब करके बात वही बनेगी, पैसा आ गया और वो मालिक का पैसा है इसलिए कैपिटल में देंगे, ठीक है, आप भी तो मालिक ही हो, भले छोटे मोटे ही हो, ठीक है। यही सेम होता है ट्यूशन सेंटर में, बस फर्स्ट टाइम बच्चे अपने आप फीस देते हैं जब पहली बार आते हैं पढ़ने, उसके बाद हमेशा टीचर्स पहले मांगेंगे और फिर पेमेंट आएगी। तो आपको वही तो सोचना है कि पहले सब लोग मांगेंगे और फिर हम पे करेंगे, वैसे ही कंपनी मांगेगी और फिर पेमेंट आएगी, ठीक है, लिख लो। अब शेयर सेकंड कॉल भी कंपनी पहले मांगेगी या अपने आप पे करोगे? ऑब्वियसली पहले मांगेगी, तो सेकंड कॉल के लिए क्या एंट्री होगी, कंपनी बोलेगी कि सर ड्यू हो चुकी है, दे दो, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल कितने की है, 2 रुपीज की, तो 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए कंपनी आपसे मांग रही है, 2 रुपीज, टोटल 2 लाख। कंपनी के लिए एसेट और कैपिटल में डालने हैं, फिर 1 वीक के बाद आप पे करोगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, फिर जब आपने पे किया तो ये हो गया 2 लाख, पैसे आ गए और एसेट खत्म, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मिला के क्या बनेगा, बैंक टू कैपिटल। उसके बाद थर्ड एंड फाइनल कंपनी पहले मांगेगी और फिर पे करेंगे, तो फिर से पहले मांगने दो, तो कंपनी बोलेगी इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपीज मतलब 2 लाख, और फिर कुछ टाइम के बाद पेमेंट आएगी, तो बैंक टू इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, $2 लाख, ठीक है। फिर से इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बैंक टू कैपिटल। तो हमेशा कॉम्बिनेशन तो वही बनना है, बस इतना ध्यान रखना है, पहली बार एप्लीकेशन में पैसे अपने आप आएंगे, उसके बाद हमेशा मांगो फिर आएंगे, मांगो फिर आएंगे, क्लियर, लिख लो।
सो गाइस आज के लिए इतना ही काफी है फॉर बेसिक्स। आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, पहली बार आपने ये एंट्रीज देखी है, तो अगर 80% भी क्लियर हो गया तो भी काफी है। नेक्स्ट क्लास में पूरा 100% हो जाएगा। स्टिल एनी डाउट तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू।